चुड़ैल के पेट में आम का पेड़। आ आई अरे ये क्या हो रहा है? अरे मेरे पेट में क्या हो गया है? शुभम जी जरा देखो तो सही, ये सब क्या हो रहा है? अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हो? अरे क्या बताऊं, जरा देखो मेरे पेट की तरफ, एकदम फुटबॉल की तरह हो गया है। एक रात में आखिर से क्या हो गया? अरे बाप रे बाप, ये क्या? ये तो बहुत अजीब है। चलो हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। शुभम कुसुमा को ऑटो में बिठाकर डॉक्टर के पास ले जाने लगता है, लेकिन जैसे ही कुसुमा ऑटो में बैठती है उसके पेट से पेड़ की टहनियां बाहर निकलने लगती हैं। बचाओ शुभम जी, मुझे बचा लो, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही शुभम कुसुमा को हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है, डॉक्टर उसकी हालत को देखकर तुरंत उसका ऑपरेशन करने के लिए आईसीयू में ले जाने लगते हैं। देखिए इनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इनका ऑपरेशन करना होगा, जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करो। सभी डॉक्टर मिलकर कुसुमा का ऑपरेशन करने लगते हैं। कई घंटों तक ऑपरेशन चलता रहता है, जिसके बाद पूरे 17 घंटों के बाद डॉक्टर शुभम के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, देखिए हमसे जो बना हमने वो किया, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी हम आपकी पत्नी को बचा नहीं पाए। ये सुनते ही शुभम फूट फूट कर रोने लगता है, जिसके बाद वो भागते हुए अपनी पत्नी कुसुमा की डेड बॉडी के पास जाता है। कुसुमा, अरे कुसुमा, उठो कुसुमा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, उठो ना कुसुमा। हे ऊपर वाले, एक ही रात में ये तूने क्या कर दिया? आखिर मेरी पत्नी को ये क्या हो गया? शुभम कुसुमा को अंतिम संस्कार के लिए ले जाता है और उसकी बॉडी को जंगल के अंदर दफना देता है और रोता हुआ वहां से वापस अपने घर लौट आता है। कुछ समय पहले एक अंधेरगढ़ नामक गांव में एक कुसुमा नाम की लड़की अपने पति शुभम के साथ रहती थी। एक रोज की बात है। अरे कुसुमा, कहां पर हो? अरे जल्दी से मेरा लंच मुझे दे दो, ऑफिस के लिए देरी हो रही है। क्या कर रही हो अभी तक? अजी लंच तो ले लो, लेकिन शाम को घर लौटते समय मेरे लिए आम जरूर लेके आना। अरे यार कुसुमा, तुम ये कैसी बात कर रही हो? अभी कोई आम का सीजन चल रहा है क्या, जो मैं तुम्हारे लिए आम लेकर आऊं? मैं कुछ नहीं जानती, शाम को अगर आम नहीं लेकर आए तो मैं आपका खाना भी नहीं दूंगी, याद रखना मेरी बात। अरे डार्लिंग, नाराज क्यों होती हो? मैं शाम को आते वक्त तुम्हारे लिए आम लेता आऊंगा, अब तो ठीक है ना? ये सुनकर कुसुमा खुश हो जाती है, जिसके बाद शुभम अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। जैसे ही रात को ऑफिस के बाद शुभम घर पर आता है, कुसुमा उसके हाथों से आम ले लेती है और उन्हें खाने लगती है, जिसे देखकर शुभम उससे कहता है, अरे यार तुम कैसी औरत हो, पति काम करके थका हारा घर पर लौट कर आया है, तुम्हें तो बस आम खाने से मतलब है। अजी तुम मुझे आम खाने दो, चिंता तो मैं तुम्हारी बाद में भी कर लूंगी, लेकिन आम खाने का जो मजा है पहले वो तो ले लूं। ऐसा कहकर वो आम खाने लगती है और कुछ ही देर बाद जब सारे आम खत्म हो जाते हैं, वो अपने पति शुभम को खाना परोस देती है। ये लो माय स्वीट हस्बैंड, अब खाना खा लो। शुभम बिना कुछ कहे ही चुपचाप खाना खा लेता है, जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही शुभम हर रोज कुसुमा के लिए रात के समय आम ले आया करता था। एक दिन की बात है, शुभम ऑफिस के बाद जंगल के रास्ते से घर की तरफ लौट रहा था। हे भगवान, अब क्या करूं? आज तो कहीं भी कुसुमा के लिए आम नहीं मिले। अगर आम नहीं लेकर गया तो वो तो मेरे पीछे पड़ जाएगी। तभी शुभम को जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा आम का पेड़ दिखाई देता है। अरे वाह, इतना बड़ा आम का पेड़! अगर इन्हें तोड़कर कुसुमा को दे दूं तो वो तो खुशी के मारे पागल हो जाएगी। शुभम उस पेड़ से पत्थर मारकर 2-3 आम तोड़ देता है और उन्हें अपने बैग में रखकर घर ले आता है। लेकिन वो पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं था, वो एक भूतिया आम का पेड़ था। कुसुमा उस पेड़ के आम खाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह कुसुमा का पेट बहुत बड़ा हो जाता है और उसे अपने पेट में दर्द होने लगता है, जिसे देखकर शुभम उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन इलाज के बाद भी कुसुमा बच नहीं पाती। जिसके बाद कुसुमा की कब्र के अंदर से एक बहुत बड़ा विशाल आम का पेड़ उग जाता है, जो सीधा कुसुमा के पेट से निकलता है। तभी उस पेड़ में से कुसुमा की भयानक चुड़ैल निकलकर बाहर आती है। एक आम खाते ही मेरी पूरी दुनिया बदल गई, अब मैं दूसरों के साथ भी ऐसा ही करूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल उसी समय अपना एक इंसानी रूप बदल लेती है, जिसके सिर पर एक आम की टोकरी रखी होती है, जिन्हें बेचने के लिए वो गांव में पहुंच जाती है। आम ले लो, आम, ताजे ताजे रसीले आम। अरे इतने रसीले आम तुमने कभी नहीं देखे होंगे। साहब एक बार चख कर तो देखो मेरे आम।
चुड़ैल की टोकरी में इतने सारे पीले पीले बड़े बड़े आम को देखकर गांव के सभी लोग उससे आम खरीदने लगते हैं। तभी एक औरत उससे कहती है, अरे बेटी, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट है। तुम इतने स्वादिष्ट आम लेकर कहाँ से आई? ये तो मेरे ही पेड़ के आम हैं। खाओ खाओ, शौक से खाओ। गांव के सभी लोग चुड़ैल से आम ले लेते हैं, जिसके बाद वो सभी आमों को बेचकर वापस जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां वो अपने असली चुड़ैल के रूप में आ जाती है। ये हुई ना बात। अब आएगा मजा जब गांव के सभी लोग मेरे इस पेड़ के आम खाएंगे। चुड़ैल ऐसा कहकर अपने आम के पेड़ में समा जाती है, लेकिन ये सब जंगल में एक भल्लू नाम का आदमी देख लेता है। अरे ये क्या, इस जंगल के अंदर ये भयानक चुड़ैल कहाँ से आई? लगता है यहाँ पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मुझे तो कुछ करना ही होगा। इतना कहकर भल्लू वहां से चुपचाप निकल जाता है। वहीं आधी रात के समय जिन जिन लोगों ने चुड़ैल से आम खरीदे होते हैं, वो अपने आप चुड़ैल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। उनके आते ही चुड़ैल उन्हें देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये हुई ना बात। अब मजा आएगा तुम लोगों को खाने में। इतना कहकर चुड़ैल उन लोगों को खाने ही वाली थी कि इतने में वहां भल्लू एक बहुत ही शक्तिशाली भैरव बाबा को ले आता है, जिसके बाद भैरव चुड़ैल को रोकने के लिए उसके ऊपर अपनी शक्तियों से वार करती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या तुझे तेरी जान प्यारी नहीं? देख चुड़ैल, जो तू ये कर रही है वो ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ से चली जा और लौट कर कभी मत आइयो। तू कौन होता है मुझे यहाँ से भगाने वाला? मैं नहीं जाऊंगी। तुझे जो उखाड़ना है तू पढ़ ले। चुड़ैल भैरव बाबा की एक नहीं सुनती, जिसके बाद भैरव बाबा उसको काबू में करने के लिए अपने मन में मंत्रों का जाप करने लगते हैं और देखते ही देखते उसके ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल की आत्मा वहां से मुक्त हो जाती है और जंगल से वो आम का पेड़ भी हमेशा के लिए गायब हो जाता है। कांवड़ियों को पानी पिलाने वाली चुड़ैल। सावन का पावन महीना आ गया था और शिवजी की टोली केदारनाथ, नीलकंठ, हरिद्वार जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। यात्री बड़े प्रेम भाव से सावन के महीने में कांवड़ उठाया करते हैं। कांवड़ यात्रा की सबसे खास बात ये थी कि इस दौरान भोले के भक्तों को किसी चीज की कमी ना हो, किसी प्रकार का कष्ट ना हो, अतः कांवड़ियों के खान पान की विशेष व्यवस्था की जाती है। सभी यात्री कांवड़ लेकर जा रहे थे, तभी वहां शिवन्या नाम की लड़की बड़े सेवा भाव से सभी कांवड़ियों को पानी पिलाने में व्यस्त थी। वहां एक छोटा सा कैंप था जहां लिखा था, शिव जी के भक्तों, प्यारे कांवड़ियों, आपका तहे दिल से स्वागत है। कृपया यहाँ आकर निशुल्क जल ग्रहण कीजिए। आइए आइए, पानी पीजिए। हर हर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव की जय। शुक्रिया। जय बम बम भोले। पानी मिलेगा? जी जी जरूर। ये लीजिए, आप और जल ग्रहण कर लीजिए। जी शुक्रिया। बस इस बोतल में थोड़ा पानी डाल दीजिए। हाँ जी, ये लीजिए आपका जल। जय बम बम भोले। जय बम बम भोले। शिवन्या नीलकंठ की बीच की पहाड़ियों में कांवड़ियों को जल ग्रहण करवा रही थी। पहाड़ी पर कुछ लोग कई घंटों से पैदल चल रहे थे। तभी एक बूढ़ी औरत अपने बेटे का हाथ पकड़कर बढ़ रही थी कि उसका पैर फिसल जाता है। ये देखकर शिवन्या अपनी आंखें लाल कर और हाथों से जादू निकालकर बूढ़ी औरत को हवा में रोक लेती है, जिससे वो फिसलने से बच जाती है। ये देखकर उसका बेटा बिल्कुल अचंभित रह जाता है। माँ, आप ऐसे कैसे हवा में लटकी हैं? लगता है भोलेनाथ ने आपको बचा लिया। हाँ बेटा मुझे ऊपर खींच ले, वरना मैं गिर जाऊंगी। हाँ माँ, अभी आपको मैं खींचता हूँ। मुझे इन्हें बचाना ही होगा। भोलेनाथ मुझे शक्ति दो, अपनी शक्ति से खींच सकूं ऊपर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवन्या के शिवजी का नाम लेते ही उस पे और शक्ति आ जाती है। फिर वो बूढ़ी औरत को बचा लेती है। भोलेनाथ का लाख लाख शुक्रिया, मैं बच गई, वरना आज पता नहीं क्या होता। हाँ माँ, सच में
शिव जी अपने प्रिय भक्तों को कुछ नहीं होने दे सकते हैं। सही बोला बेटा, दोनों बोलो हर हर महादेव की जय। बेटा मुझे उन कांवड़ियों के पास ले चल, पर उससे पहले मुझे पानी पीना है। माँ वो रहा जल, आ जाइए, वहाँ से जल ग्रहण करते हैं। ये बोलकर दोनों शिवन्या से पानी मांगते हैं। सुनिए, थोड़ा सा जल ग्रहण करवा दीजिए। जी ये लीजिए, और ये आपकी माता के लिए। जी शुक्रिया। आपको कैसे पता चला उन्हें भी प्यास लग रही है? जी उन्हें प्यास नहीं लगती, तब भी मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उन्हें पानी पिलाऊं। मेरा काम ही यही है। जी जी बिल्कुल। इस तरह दोनों माँ बेटे शिवन्या के हाथों पानी पी लेते हैं और बुढ़िया कहती है, बेटा भोलेनाथ तुम पर कृपा बनाए रखें। जो तुम प्यासे यात्रियों को पानी पिलाने का काम कर रही हो ना, वो बड़ा ही पुण्य वाला काम है। हाँ आंटी जी, आप सही कह रही हैं। बस मेरी इतनी ही इच्छा है कि कोई भी यात्री इस गर्मी के बीच प्यासा न तड़पे, पूरे मन और श्रद्धा के साथ शिव जी के दर्शन करें और स्वस्थ रहें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इतनी सी उम्र में इतनी सारी समझदारी, आज तुम जैसी गुणों वाली मुझे बहू मिल जाए। आंटी जी, महादेव आपकी सारी इच्छा पूरी करेंगे। वो कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। हाँ माँ, चलो माँ, आगे और चढ़ाई बाकी है। बम बम भोले, बम बम भोले। शिवजी का नाम लेते हुए माँ बेटे आगे की चढ़ाई पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। वहीं शिवन्या सभी भक्तों को फिर से पानी पिलाने के लिए व्यस्त हो जाती है। तभी एक साधु महाराज उसके पास आते हैं। पुत्री, जरा जल ग्रहण कराना। जी बाबा, ये लीजिए। साधु बाबा शिवन्या के हाथ से जैसे ही जल लेते हैं, उन्हें अजीब सा आभास होता है और वो कहते हैं, मैं जान गया हूँ तुम चुड़ैल हो और एक इंसान के रूप में लोगों को पानी पिलाने का कार्य कर रही हो। मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों? मैंने ये भी देखा कि कितने निस्वार्थ भाव से तुम सभी यात्रियों को जल ग्रहण करा रही हो। आखिर इन सब का कारण क्या है? हे भोलेनाथ, इन साधु महाराज को मेरी ये बात कैसे आभास हो गई कि मैं चुड़ैल हूँ? कहीं अब ये मुझे रोक न दे। माफ कीजिएगा बाबा, लेकिन मैं किसी बात को उत्तर नहीं देना चाहती। शिव के स्थान पर खड़े होकर तुम मेरा अपमान नहीं कर सकती। मैं इन सब की वजह जानना चाहता हूँ। बताओ, क्योंकि जहां तक मैंने देखा है, पिशाच चुड़ैल कभी लोगों की सेवा नहीं करते हैं, पर तुम कर रही हो। क्यों? जी बाबा, दुनिया में सिर्फ बुरी चुड़ैल ही नहीं होती हैं। जैसे अच्छे और बुरे इंसान होते हैं, वैसे कुछ आत्माएं पवित्र होती हैं। ये कार्य मैं शिव जी के आशीर्वाद से कर रही हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। कई सालों पहले ऐसी जगह मेरी मृत्यु हो गई थी। मैं यहाँ पर सावन के महीने में कांवड़ियों के साथ कांवड़ लेकर नीलकंठ की ओर जा रही थी, लेकिन गर्मी कुछ इस प्रकार बढ़ी, साथ ही दूर दूर तक सैकड़ों दूरी से चले आ रहे यात्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं थी, ना खाने का प्रबंध भी नहीं, न बैठने का, न पानी का प्रबंध, यहाँ तक कि उनके पैरों में पड़े छाले तक का यहाँ कोई इलाज नहीं था। मैं कई दूरी से कांवड़ लेकर आ रही थी। कांवड़ियों की टोली से बिछड़कर मैं अलग रास्ते पर आ गई। मेरे लिए नीलकंठ पहुंचना उस समय असंभव सा हो गया था। एक पल ऐसा आया, मुझे बहुत प्यास लग रही थी। मैं थककर गिर चुकी थी। हे भोलेनाथ, शिव शंभू, मुझे ताकत दीजिए, मैं आपके दर्शन कर पाऊं। मुझे बहुत प्यास लग रही है। शिव शंभू, कुछ तो कीजिए। शिवन्या शिवाजी का नाम लेकर जैसे तैसे उठकर चलती है कि तभी प्यास के मारे उसे चक्कर आ जाते हैं और उसकी पहाड़ों से गिरने के बाद मौत हो जाती है, जिसके बाद शिवन्या चुड़ैल बन जाती है और कहती है, शिव जी, मैं तो आपके ही शरण में आ रही थी, लेकिन मेरी इस प्रकार से मृत्यु हो जाएगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। आपके लिए यात्री इतनी दूर दूर से आते हैं और यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ये तो गलत बात है। मुझसे पहले भी कुछ लोग प्यास के मारे मर चुके हैं। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। हर हर महादेव की जय। ये कहते चुड़ैल एक टेबल लगाकर एक पात्र में झरने से पानी भरने की कोशिश करती है, लेकिन ना तो उस पात्र को छू पाती है, न पत्ते जोड़कर उसमें पानी लेकर आ पाती है। कोशिश करने के बाद भी वो पानी एकत्रित करके लोगों को पिलाने में सक्षम नहीं हो पाती। तभी वो रोते हुए शिव जी का ध्यान लगाती है। हे प्रभु,
हे देवों के देव महादेव, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। मैं लोगों को जल ग्रहण करवाने के लिए जल क्यों नहीं एकत्रित कर पा रही हूँ? हाँ, मैं नहीं चाहती प्रभु मेरी तरह कोई और कांवड़िया इस तरह मरे। मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए शिव शंभु, मुझे थोड़ा तो शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं प्यासे कांवड़ियों को पानी पिला पाऊं। हे शिव शंभु, नीलकंठ, गंगाधर महादेव, मेरी विनती सुनिए। शिवन्या की बात सुनकर शिवजी प्रकट होते हैं। पुत्री, अकाल मृत्यु के बाद इंसान का शरीर नश्वर बन जाता है। वो संसार के किसी भी चीज को छूने में सक्षम नहीं होता, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर मुझे आना पड़ा। इसलिए तुम जो चाहती हो मैं उसे पूर्ण करता हूं। मरने के बाद भी कांवड़ियों की प्यास बुझाने में तुम सक्षम रहोगी। क्या तुम मुक्ति नहीं चाहती? मुझे आपके दर्शन मिल गए। आपके सामर्थ्य से मैं कई कांवड़ियों को अब जल ग्रहण कर आ सकूंगी। तो मुझे और क्या चाहिए? अब मैं हमेशा हर हाल में हर साल कांवड़ियों को पानी पिलाया करूंगी। मेरे लिए यही मुक्ति है। ये कहते ही महादेव गायब हो जाते हैं। इसीलिए बाबा, मैं यहाँ कई सालों से कांवड़ियों को पानी पिला रही हूँ। पुत्री, ये तो बहुत अच्छी बात है। महादेव तुम पर कृपा बनाए रखे। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। ये कहते ही फिर शिवन्या कांवड़ियों को पानी पिलाने में व्यस्त हो जाती है। एरोप्लेन वाली चुड़ैल और बच्चे अपने क्लास में बैठे हुए थे, तभी उनकी टीचर पायल कहती है, बच्चों, आप सबके लिए गुड न्यूज है। उससे पहले ये बताओ कि आप किस किस में बैठकर घूमे हो आज तक? मैम, हम कार में, स्कूटर पर और मेट्रो में, ट्रेन में, ऑटो में, ऊंट पर, हाथी पर घूमे हैं अभी तक। तो क्या बाकी बच्चे भी इन सब पर बैठकर घूमे हैं? यस मैम। ओके, तो कोई एरोप्लेन में घूमा है बैठकर, जिसने ऊंचाइयों से नीचे का नजारा देखा हो? एनीवन? नो मैम, हम कभी नहीं बैठे। मैम, बस हमने आसपास में देखकर आज तक एरोप्लेन को सिर्फ टाटा बाय बाय किया है। सारे बच्चों ने एरोप्लेन को सिर्फ टाटा बाय बाय किया है। मैं हूँ ना, आप सबके ग्रेड बहुत अच्छे आए हैं। पूरे स्कूल में मेरी क्लास के बहुत अच्छे ग्रेड्स हैं, इसलिए मैं आप सबको एरोप्लेन के टूर पर ले जाना चाहती हूँ। आपको उसकी सैर कराना चाहती हूँ। तो सारे बच्चे रेडी हैं? पायल की ये बात सुनकर सभी बच्चे डेस्क पर हाथ मारकर चिल्लाकर कहते हैं, यस मैम, यस मैम, हम जाएंगे मैम, हम जाएंगे। हाँ मैम, हम भी जाएंगे। ओके, सारे बच्चे अच्छे से बैठो। ज्यादा परेशान किया तो कैंसिल कर दूंगी अभी एरोप्लेन ट्रिप। नो मैम, हम जाएंगे। हम सब चुपचाप बैठे हैं। सारे बच्चे चुपचाप बैठो और फिंगर ऑन योर लिप्स। तुम बच्चों को कितने अच्छे से हैंडल करती हो, इसीलिए इस ग्रेट ट्रिप पर तुम मॉनिटर हो और सब चीज हैंडल करोगी। ओके मैम। देखो कैसे कीर्ति की बच्ची मैम की चापलूसी करके ओके मैम कर रही है। 4 दिन बाद पायल परमिशन लेकर एयरपोर्ट पर बच्चों को लाती है और प्लेन में सबको सीट बेल्ट लगाकर बैठा देती है और कहती है, अच्छा, अब हम प्लेन में बैठ चुके हैं। कुछ देर बाद ये प्लेन चलेगा तो सभी बच्चे अपनी जगह पर चुपचाप बैठेंगे, कोई हिलेगा नहीं एंड नो शोर शराबा। ओके मैम। लेकिन हमें ना बहुत पेट में गुदगुदी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बटरफ्लाई उड़ रही है। और मैम, मेरी तो डर के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। लो मैम, इसको तो प्लेन में आते ही भूख लग गई है और कहती है कि डर लग रहा है। कीप क्वाइट, बहुत हो रहा है तुम बच्चों का। ज्यादा शैतानी की तो उसी बच्चे को प्लेन से उतार दूंगी अभी। पायल बच्चे को समझा ही रही थी कि इतने में प्लेन की एयर होस्टेस आकर कहती है, वेलकम टू आवर एयरलाइंस। मैं आशा करती हूँ आप सब और बच्चों के लिए ये एक यादगार सफर रहे। कृपया करके अपनी अपनी सीट की पेटी को बांध लीजिए। एरोप्लेन उड़ना शुरू हो गया है। ये अब तो हमारा हवाई जहाज उड़ेगा। उई, बल्ले, अब तो हम हवा में उड़ेंगे। वाओ! मडगास्कर खुले प्लेन में हिले डुले बिल्कुल नहीं रही। उछले हम बड़े मचल के पर डांट पड़ी जोर से। टिंग टिंग टिंगड़ा डा टिंग टिंग टिंगड़ा टिंग
रितु गाना गा ही रही थी कि अचानक से एरोप्लेन की सारी लाइट जलने बुझने लग गई। सभी बच्चे डर जाते हैं। तभी कीर्ति बोलती है, ये सारे बच्चे शोर क्यों मचा रहे हो? पागल हो गई क्या? एरोप्लेन से उतरकर देखना तुम्हें कितनी पनिशमेंट मिलेगी। बच्चे शोर मत मचाओ, ध्यान से बैठो। आप बहुत ऊपर की ऊंचाइयों पर हैं। आंटी मुझे ना भूख लग रही है, आपके पास कुछ खाने को मिलेगा? मैंने टीवी में देखा है आप लोग उनको खाना लाकर देते हो। शांत बैठो, मैं अभी स्नैक्स लेकर आती हूँ। हाय ला, ये कुंदन तो बड़ा तेज है, इसने तो अपने लिए स्नैक्स भी मंगवा लिया। हाँ बड़ा तेज है, हम भी मंगवाएंगे। कुछ देर बाद सभी बच्चे शोर मचाने लगते हैं कि उन्हें भी चाहिए। तभी एयर होस्टेस आंधी के साथ एक चुड़ैल रूप में आती है और एक बच्चे को हवा में उठाकर कहती है, बस बहुत हो गया। अगर अब किसी भी बच्चे ने शोर मचाया या कुछ मांगा तो उसे भी मैं इस तरह हवा में लटका दूंगी। मम्मा एरोप्लेन में तो चुड़ैल आंटी है, ये एरोप्लेन वाली चुड़ैल आंटी हमें मार डालेगी। आय हाय, ये बच्चा कितना रो रहा है, कोई चुप कराओ इसे। मैंने बोला चुप कराओ, मेरे कान के पर्दे फट रहे हैं। और रो ऋतिक बेटा। मैम, ये ऐसे नहीं रोएगा क्योंकि मैं इसके सर पर 2 टपली बजाती हूँ। जहाँ एक तरफ चुड़ैल अपने कान बंद करके खड़ी थी, वहीं रितु ऋतिक के सर पर और मारती है, जिससे वो और तेज तेज रोने लगता है। तभी चुड़ैल से और बर्दाश्त नहीं होता, वो प्लेन के सारे बच्चों को अपने जादू से हवा में उठा देती है। अब करो, जो भी चिल्लाया उसको मैं इस प्लेन से नीचे फेंक दूंगी और कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम चींटी की तरह गिरोगे और मिट्टी में मिल जाओगे, दिखोगे भी नहीं किसी को। चुड़ैल जी, आप बच्चों के साथ ऐसा मत कीजिए, मासूम बच्चे हैं। एरोप्लेन घूमने आए थे मेरे साथ, प्लीज आप दुनिया घुमाने की टिकट मत काटो इनकी। बिल्कुल, अब कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। बड़ी देर से मैं चें मैं करे जा रहे हो तुम लोग। चुड़ैल के इतना कहते ही एक बच्चा अपने बैग से पेंसिल उठाकर चुड़ैल की आंख में मार देता है, जिससे चुड़ैल एक आंख पर हाथ रखकर मचलने लगती है। अरे बाप रे बाप, मर गई मैं। किसने मेरी आंख फोड़ दी? छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। जल्दी बताओ किसने ये किया है, किसकी हरकत है ये? चुड़ैल सभी सीट के पास बैग चेक करती है तो उसे रोशन के पास बैग मिलता है। तभी चुड़ैल उस बच्चे को पटक देती है। बच्चा बेहोश हो जाता है तो पायल उसे संभालने आती है और कहती है, अरे कैसी निर्लज औरत हो तुम, तुम्हारे दिल में बच्चों के प्रति बिल्कुल भी दया भाव नहीं है। आखिर क्यों तुम इतने सारे बच्चों की जान के पीछे पड़ी हो? बोलो क्यों? मुझे लोगों से बदला चाहिए, जो उन्होंने मेरे साथ किया इसका बदला लेकर ही रहूंगी। लोगों ने जो किया उसका बच्चों से क्या कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है। 1 साल पहले की बात है, मैं इस एरोप्लेन में एयर होस्टेस का काम बहुत टाइम से कर रही थी। मेरा सपना था एयर होस्टेस बनना, लेकिन फिर मेरी मुलाकात मोहन से हुई। फिर मुझे बेबी हुआ और कुछ टाइम मैं अपने बच्चे के साथ रही, लेकिन फिर एयरलाइन वालों ने मुझे बुला लिया। मेरा दिल तो नहीं था, लेकिन अपने बच्चे को उस दिन मुझे छोड़कर जाना ही पड़ा और उसी दिन मेरा प्लेन आतंकवादियों ने हाईजैक कर दिया। किसी तरह मैंने एक एक करके सबको बचाया। मैंने उन आतंकवादियों के सर पर गन रखी थी और प्लेन लैंड करवाया। कोई होशियारी की तो ये बंदूक तुम्हारे भेजे में डाल दूंगी। हिलना मत, जल्दी करिए, सब प्लेन से उतर जाइए, जल्दी। सारे लोग प्लेन से उतर जाते हैं। तभी एक आतंकवादी उसे धक्का देकर 2-4 गोलियां मार देता है। तुमने मुझे क्यों मारा? कोई बचाओ मुझे, मेरा बच्चा मेरे बिना नहीं रह पाएगा। वो भी छोटा है, आज ही मैं उसे छोड़कर आई हूँ। हेल्प मी। मैं तड़पती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी भी इंसान ने मेरी वहां मदद नहीं की। तभी मैंने सोच लिया, इन लोगों ने मेरे बच्चे के लिए मुझे तड़पाया है, मैं इन लोगों को इनके बच्चों के लिए तरसा दूंगी। इतने टाइम बाद जब मैंने इतने सारे बच्चों को एयरपोर्ट पर देखा तो अपने मकसद को पूरा करने के लिए मैं तैयार हो गई। ये गलत है, तुम ये कैसे कर सकती हो? तुम्हारे पास माँ का दिल है ना? इन बच्चों के बारे में सोचो, देखो ये बच्चे, इनमें से कितना खून निकल रहा है। यही अगर तुम्हारा छोटा बच्चा होता यहाँ तो क्या हुआ? सोच में डूब गई। जैसे तुम्हारे बच्चे के लिए तुम जरूरी हो, वैसे ही इन सारे बच्चों को भी माँ बाप चाहिए। कल को तुम्हारी बेटी को ये तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो सह पाओगी?
नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ, बच्चों के साथ बहुत गलत किया। लगता है अब मुझे चलना चाहिए। शुक्र है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। सॉरी एरोप्लेन वाली चुड़ैल आंटी, मैंने आपको मारा। आप इतनी जल्दी मत जाओ, आप हमें एरोप्लेन की सैर तो करा दो। जरूर। बच्चे की बात सुनने के बाद चुड़ैल बच्चों को एरोप्लेन की सैर कराती है, उनके बारे में बताती है, जिसके बाद सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर चुड़ैल चली जाती है। चुड़ैल माँ पर ट्रेन का आकार। सभी यात्री स्टेशन पर बैठे हुए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी ट्रेन आ जाती है। सभी यात्री ट्रेन में बैठ जाते हैं। वहीं ट्रेन ड्राइवर जैसे ही ट्रेन चलाकर गोपालगंज क्रॉस करता है तो सामने उसे पटरी पर एक बेहद डरावनी प्रेग्नेंट चुड़ैल दिखती है, जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा और साथ ही 4 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ये देखकर वो बोलता है, अरे ये क्या? प्लीज सामने कौन है? कहीं वही औरत तो नहीं और उसके बच्चे? घबराहट के मारे राजेश हॉर्न बजाता है, लेकिन उसके सामने से न तो चुड़ैल हटती है न उसके 5 बच्चे, और देखते ही देखते ट्रेन उसके आर पार चली जाती है। राजेश जैसे ही चैन की सांस लेता है, पानी पीता है, तो उसे अपने पीछे वही औरत और उसके बच्चे दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वो घबरा कर कहता है, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। ये सुनते ही उस चुड़ैल की लाल सी आंखें और बड़ी हो जाती हैं। साथ ही उसके बच्चे ट्रेन के बटनों को छेड़ने लगते हैं और गोद का बच्चा हवा में उड़ते हुए उसके बालों को खींचता है। उन भूतिया बच्चों के ऐसा करने से ट्रेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तभी ट्रेन तेज रफ्तार में आकर सामने की दीवार से टकराने वाली होती है और डरकर वो अपनी आंखों पर हाथ रखकर बहुत तेज चिल्लाता है, नहीं नहीं नहीं, ट्रेन का एक्सीडेंट, मैं और ये सब हत्या नहीं झेल सकता। इतने में टीटी आकर उसके कंधों को जोर से हिलाता है और कहता है, सर आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? और ट्रेन ऐसी अजीब सी क्यों चला रहे हैं, कभी तेज कभी धीरे? वो यहाँ पर वो थे, मैंने कुछ नहीं किया। सर रिलैक्स हो जाइए। माथे पर इतना पसीना है, ऐसा क्या सोच रहे थे आप कि आपसे ट्रेन भी कंट्रोल नहीं हुई? लीजिए पहले पानी पीजिए। राजेश पानी पीकर लंबी सांस लेता है और कहता है, कुछ नहीं, मुझे लगा कि मुझसे ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैं चिल्लाया। लगता है रात में आप बिल्कुल भी ठीक से नहीं सोए, इसीलिए दिन में अजीब अजीब सी आपको ख्याल आ रहे हैं। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो अगले स्टेशन पर कोई और ट्रेन को आकर कंट्रोल कर लेगा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम फाइन, मैं चला लूंगा ट्रेन। पूछने के लिए शुक्रिया। राजेश लंबी सांस लेकर आखिर 10 घंटे के सफर को पार कर लेता है और उसी ट्रेन से दूसरी जगह पर जब आता है तो फिर से उसे पटरी के आगे वही चुड़ैल औरत और उसके 5 बच्चे दिखाई देते हैं। ये देखकर राजेश के शक्ल पर 12 बज जाते हैं। उसके माथे पर कई लकीरें उभर आती हैं, गला सूख जाता है। ट्रेन जैसे जैसे पास आती है वो 5 बच्चे और चुड़ैल उसके करीब आने लगते हैं और एकदम से फिर उसके पास खड़े हो जाते हैं। राजेश डर के मारे आंखें बंद कर लेता है, फिर धीरे धीरे आंखें खोलता है तो उसके सामने कोई नहीं होता। क्यों आखिर ये लोग मुझे बार बार क्यों दिखाई देते हैं? क्यों ट्रेन चलाते वक्त ही ये लोग पटरी पर मेरी आंखों के सामने अचानक से आते हैं? अरे मैं थक चुका हूँ। राजेश के ट्रेन चलाते वक्त ही उसे इस चीज का सामना करना पड़ता था। आखिर क्यों? आखिर चुड़ैल और 5 बच्चे से राजेश का क्या नाता है? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह राजेश ट्रेन को चला ही रहा था, लेकिन इस बार उसके साथ ड्राइवर राजू नंद उसके साथ था। तभी वो आकर कहता है, और राजेश भाई कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, पर आप अचानक यहाँ कैसे? बस समझ लो तुम्हारे लिए ही आया हूँ। तुम्हारा काम आसान कर रहे हैं। आजकल 10-12 घंटे की ट्रेन को चलाकर तुम काफी थक जाते हो ना, इसलिए वैसे भी तुमसे काफी टाइम से मुलाकात नहीं हुई थी। अच्छा, चलो अच्छा है। राजेश घबरा कर ट्रेन चलाने लगता है। कुछ देर बाद जब वो एक सुरंग को पार करता है तो उसे फिर से वही मंजर देखने को मिलता है। वो औरत और बच्चे धीरे धीरे ट्रेन के करीब आ जाते हैं। राजेश घबरा कर फिर चिल्ला जाता है, हट जाओ सामने से, हट जाओ, तुम्हें लग जाएगी, हट जाओ। राजेश भाई
क्या हुआ तुझे? किसको हटने के लिए कह रहा है? कोई भी तो नहीं है सामने। नहीं नहीं, हट जाओ, कोई है वहाँ, कोई है, हट जाओ वहाँ से, अरे हटो। अरे राजेश भाई, कौन है वहाँ? कौन है? कोई भी तो नहीं है। वो वहाँ बच्चे, वो औरत, उस औरत के हाथ में बच्चा है, वो पटरी पर है, हमेशा उस पटरी पर होती है अपने बच्चों के साथ। अरे यार, वहाँ कोई भी नहीं है। जो तू कह रहा है, न औरत है न बच्चा, कुछ नहीं है सामने की पटरी पर। मुझे लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है। यार तू पागल है क्या? तू पागल है क्या? मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा। मुझे सच में वो औरत दिखाई देती है, उसके साथ 5 छोटे बच्चे भी हैं, जो एक उसकी गोद में होता है, और जब मैं ट्रेन चलाता हूँ वो हमेशा मेरी पटरी के सामने आती है। पता नहीं वो क्यों मेरे पीछे पड़ी है, सिर्फ दिखाई देती है, कुछ बोलती भी नहीं है। तू आराम कर, ट्रेन मैं चलाता हूँ, कल बैठकर आराम से सारी बात करेंगे। यूं ट्रेन बीच में रोकना सही नहीं है, पैसेंजर्स को उनके स्टेशन तक पहुंचा देते हैं पहले। हाँ ठीक है। अगले दिन राजेश और राजूनंद चाय पीते हुए बात करते हैं। यार, मैं बहुत देर से पूछ रहा हूँ, अब तो बता दे क्या बात है। कुछ तो है तो तभी तुझे वो औरत और बच्चे दिखाई देते हैं। यार वो मुझसे एक दिन, मैं रात के समय गाजियाबाद से ट्रेन ले जा रहा था कि वहां से कुछ दूर आगे अंधेरा था, साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो एक औरत जो शायद गर्भवती थी और उसके हाथ में 1 साल का बच्चा था, साथ में 4 बच्चे कुछ 7 साल तक के थे, उन्हें लेकर वो पटरी के सामने वाले प्लेटफॉर्म पर पार कर रही थी। मैंने ट्रेन रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ट्रेन नहीं रुकी और गलती से मुझसे उस औरत और 5 बच्चों की हत्या हो गई। ये मैंने क्या कर दिया? अरे मैं नहीं चाहता था ये सब करना, अब क्या होगा? मैं ट्रेन जल्दी से चलाता हूँ। उस वक्त मैं बहुत घबरा गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या करना है क्या नहीं। उस दिन के बाद से जब भी मैं ट्रेन चलाता हूँ तो वो औरत और बच्चे मुझे हमेशा पटरी पर दिखाई देते हैं, जिसके बाद मैं पागल हो जाता हूँ। तुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, 7 लोगों की जान गई है, तूने उन्हें यूं ही छोड़ दिया। ऐसा कर, जहां तूने उनकी जान ली थी वहां जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर और उनसे माफी मांग, तब शायद कुछ हो भी सकता है। हाँ, तू सही कह रहा है। उसी शाम के समय वो उसी पटरी पर जाकर हाथ जोड़कर चुड़ैल से विनती करता है। आप जो भी हैं, मुझे आपका नाम नहीं पता, लेकिन मुझसे जो भी जाने अनजाने में हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं अपनी गलती के लिए प्रायश्चित करना चाहता हूँ। आपके बच्चे और आपके साथ जो मुझसे हुआ है उसके लिए मैं आपसे दिल से माफी चाहता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पर ऐसे मत सताइए मुझे। राजेश की बात सुनकर चुड़ैल अपने बच्चों के साथ उसके सामने आ जाती है और कहती है, तुमने मेरे सारे बच्चों की जान ले ली, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। लेकिन अगर तुम सच में प्रायश्चित करना चाहते हो तो तुम्हें हमारे मुक्ति पूजा करनी होगी, क्योंकि जब से हमारी आत्मा भटक रही है, और वो तभी सफल होगी जब तुम दिल से अपने घर में ये पूजा रखो। शुक्रिया, आपने मुझे ये बताया। मैं आपके लिए अपने घर में जरूर मुक्ति पूजा रखूंगा। ये कहते ही राजेश अपने घर में अगले दिन ही चुड़ैल और उसके बच्चों के लिए मुक्ति पूजा रखता है, जिसमें उसके घर वाले भी शामिल होते हैं। कुछ ही देर में पंडित पूरी विधि विधान के साथ चुड़ैल और उसके बच्चों की मुक्ति पूजा संपन्न करता है, जिसके बाद चुड़ैल और उसके बच्चों की आत्मा को शांति मिल जाती है। चुड़ैल और गरीब बच्चे। जमनपुर नामक एक गांव था जहां रूबी अपने पति रमेश और अपने बच्चे गोलू के साथ गरीबी में भी बड़ी खुशी से रह रही थी। कम रोजी रोटी में भी दोनों किसी तरह गुजारा चलाया करते थे। एक दिन रमेश का बचा कुचा काम भी उस पर झूठा इल्जाम लगाकर छीन लिया गया। वो बेतहाशा घर आकर कहता है, रूबी, जरा एक गिलास पानी देना। ये लीजिए पानी। अरे, आप इतना उदास क्यों हैं? क्या हुआ? अरे क्या बताऊं तुझे, गोविंद ने मुझ पर बोरी चुराने का आरोप लगा दिया। मालिक ने मेरी बात मानी नहीं और मुझे वहां से निकाल दिया। अब मैं कैसे घर चलाऊंगा? उससे बड़ी बात, मैं गोलू का खर्चा कैसे उठाऊंगा? आप चिंता मत कीजिए, यहाँ नहीं तो कहीं और सही, आपको काम जरूर मिलेगा। कहने से क्या होता है, अभी हमारे पास तो कुछ पैसे भी नहीं है जो कल का भी खर्चा चला सके। मैं हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी। अरे गोलू को भूख लग रही है, मैं जरा उसे खिचड़ी दे देती हूँ। रूबी अपने 3 साल के बच्चे को अपने हाथ से खिचड़ी खिलाती है।
4 दिन बीत जाते हैं। रमेश को कहीं काम नहीं मिलता। फिर रूबी अपने बच्चे को रमेश के सहारे छोड़कर जाते हुए कहती है, रमेश जी, आप गोलू का ख्याल रखना। मैंने एक जगह अपनी बात करी थी ना, मुझे खाना बनाना, कपड़े धोने का काम मिल गया, तो मैं वहां जाया करूंगी और शाम को आया करूंगी। बस जब तक आप गोलू को किसी तरह संभाल लेना। क्या दिन आ गए हैं मेरे कि मुझे घर पर बैठकर गोलू को संभालना पड़ गया और तुम काम के लिए जा रही हो। मैं अच्छा पति बिल्कुल नहीं हूँ। आप ऐसा मत सोचिए रमेश जी, सारी जिम्मेदारी आपकी थोड़ी है। एक पत्नी और माँ होने के नाते मेरे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। आपने अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा से निभाया है, अब थोड़ा मुझे भी करने दीजिए। गोलू बेटा, बाय, ख्याल रखना अपना। मम्मा थोड़ी देर में शाम को आ जाएगी। रमेश जी, आप इसे 3 बजे दलिया खिला देना। ठीक है, ठीक है। ये बोलकर रूबी घर से निकल जाती है और अपने काम पर पहुंच जाती है, जहां वो पहले साफ सफाई करती है, फिर खाना बनाती है और कपड़े धोने के बाद उन्हें इस्त्री करके शाम का खाना बनाकर निकल जाती है। तभी उसकी मालकिन लता कहती है, रूबी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। पहले दिन ही तुमने सारा काम फटाफट कर दिया। ये लो तुम्हारी पहले दिन की कमाई। शुक्रिया मेम साहब, पर ये तो बहुत सारे हैं। जो भी है रख लो, तुम्हारी मेहनत के हैं। रूबी मालकिन को फिर से शुक्रिया करके निकल जाती है और खुश होकर कहती है, इतने पैसों से तो गोलू के नए कपड़े ले आऊंगी और महीने भर का घर का राशन चल जाएगा। रमेश जी तो बहुत खुश हो जाएंगे। ये कहते हुए रूबी जा ही रही थी कि इतने में एक ट्रैक्टर उसे जोर से टक्कर मार देता है, जिसके बाद रूबी बेहद बुरी हालत में होती है। उसके सिर से काफी खून बह जाता है और वो आते जाते लोगों से मदद मांगते हुए कहती है, सुनिए, कोई मेरी मदद कीजिए। मुझे मेरे बच्चे और पति के पास जाना है, मुझे उनके पास ले चलिए। भाई साहब, दीदी, कोई मेरी मदद करो, मुझे मेरे घर तक ले चलो। मेरा बच्चा मेरी राह देख रहा है। रूबी अपनी बची कुची सांसों से लोगों से मदद मांगती है, लेकिन आता जाता हर शख्स उसे उसी हाल में छोड़कर चला जाता है। गांव का कोई आदमी उसकी मदद नहीं करता। इतने में रूबी दम तोड़ देती है और अधूरी इच्छा से वो एक चुड़ैल बन जाती है। इन लोगों ने मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया, किसी को भी मैं छोड़ूंगी नहीं। बहुत तड़पाया है मुझे, एक से एक सबसे बदला लूंगी। बदले की आग में चुड़ैल गांव के लोगों को मारने पहुंच जाती है। सबसे पहले वो ट्रैक्टर वाला आदमी को मार डालती है। मार डाला तुझे आज मैंने, तुझे मार कर भी मुझे चैन नहीं आ रहा। अभी तो मैं सभी को मारूंगी। ये कहते ही चुड़ैल हर उस इंसान को मारती है जिसने उसकी मदद नहीं की थी। वो एक एक करके कुछ लोगों को मार डालती है। फिर वो एक औरत की गर्दन पकड़कर कहती है, अगर उस वक्त तुम मेरी जरा सी मदद कर देती तो क्या हो जाता, लेकिन नहीं। अब तुम्हें भी तो पता चले, जैसा मेरा परिवार अधूरा रह गया, उसी तरह तुम्हारा परिवार भी तड़पेगा। छोड़ो छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। किसी को मरता हुआ छोड़ दो, तुम्हें भी तो पता चले। अब तुम भी तड़पती रहना। ये बोलते ही चुड़ैल उसे मार डालती है, जिसके बाद मरते हुए वो भी अपनी गिनी चुनी सांसें लेती है और मर जाती है। चुड़ैल और भी लोगों को मार देती है। बड़ी तेजी से गांव के सभी लोग गायब होते जा रहे हैं। चुड़ैल के खौफ से डरकर गांव के सभी लोग सरपंच के पास पहुंच जाते हैं और उससे शिकायतें करते हैं, जिसके बाद गांव वाले चुड़ैल के पास मशाल लेकर जाते हैं, जहां चुड़ैल एक नदी के किनारे आदमी की गर्दन पकड़े हुए खड़ी होती है कि गांव वाले उसे आग दिखाकर डराते हैं। चुड़ैल इतनी शक्तिशाली नहीं होती कि वो गांव वालों का एक साथ सामना कर पाए। काली चुड़ैल, छोड़ दे इस आदमी को, वरना हम तुझे इस मशाल से जलाकर राख कर देंगे। अगर मेरे पास कोई भी आया तो मैं इस आदमी को इसी वक्त मार डालूंगी। अरे गांव वालों, सरपंच साहब, अरे मुझे बचा लो, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। कितने भी बचाने की गुहार लगा ले, लेकिन मैं तुझे मार ही डालूंगी। तूने इसे नहीं छोड़ा तो हम सच में तुझे जला देंगे। तू जिद्दी है तो मैं भी जिद्दी हूँ। चुड़ैल की बात सुनकर सरपंच विराट को इशारा करता है। तभी विराट मशाल से चुड़ैल के हाथ पर मारता है, जिससे चुड़ैल उस आदमी को छोड़ देती है और वो नदी में गिर जाती है। साथ ही विराट उस आदमी को बचा लेता है। तभी डूबती हुई चुड़ैल को सरपंच कहता है, लगता है तुझे आग और पानी से डर लगता है, अब तो उसी में डूबकर दोबारा मर जाएगी। चलो गांव वालों, यहाँ से चलते हैं, कोई इसकी मदद नहीं करेगा।
हाँ हाँ चलो सब, वरना ये फिर आकर मार देगी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ। चुड़ैल होने के बाद मेरे पर इतनी शक्तियाँ नहीं है कि मैं यहाँ से बाहर आ सकूं। जहाँ एक तरफ चुड़ैल डूब रही थी, उसी जगह 4-5 बच्चे बारिश में भीगते हुए एक दूसरे से कहते हैं, अरे मिंटू, मेरे शरीर में तो बहुत खुजली हो रही है। कैसी बारिश हुई है, इसने तो मुझे बंदर ही बना दिया। चिंटू, मुझे भी बंदर जैसा ही लग रहा है। अरे खुजली खुजली क्या कर रहे हो, वो तो मुझे भी हो रहा है। ऐसा करते हैं, इस नदी में नहा लेता है, इस नदी के पानी से हमारी खुजली खत्म हो जाएगी। भोपाल के बच्चे, तूने तो बिल्कुल सही कहा, चलिए फिर एक साथ छलांग लगाते हैं। पर तूने सही नहीं कहा, मैं भोपाल नहीं गोपाल हूँ। चलो उतरो पानी में। सारे छोटे बच्चे उस नदी में छलांग लगाकर मस्ती करते ही हैं कि उन्हें एक डूबती औरत नजर आती है। अरे दोस्तों, लगता है कोई आंटी डूब रही है, चलो उन्हें बचाते हैं। हाँ चलो बचाते हैं। ये बोलते ही वो बच्चे उसे बचाने जाते हैं। चुड़ैल भारी होती है, लेकिन किसी तरह बच्चे उससे किनारे तक ले आते हैं और जब उसकी शक्ल देखते हैं तो वो डर जाते हैं। तभी चुड़ैल होश में आती है। मैं कहाँ हूँ? क्या मेरी मदद तुम बच्चों ने की है? अरे आप तो बहुत डरावनी आंटी है। हाँ, पर तुम छोटे छोटे बच्चों ने मेरी जान बचाई, उसके लिए बहुत शुक्रिया। सही कहते हैं लोग, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन बड़ों में तो इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। वो तो मुझे यहाँ धकेल कर चले गए, ना मेरी तब मदद की और ना अब की। लेकिन तुम बच्चे बहुत अच्छे हो, तुम्हारी अच्छाई देखकर मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। कोई बात नहीं चुड़ैल आंटी, मम्मी पापा कहते हैं हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो। हाँ बच्चों। इस तरह चुड़ैल बच्चों को खाने पीने की चीजें तोहफे में देकर हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है।